एपिसोड 4 की स्टार्ट होती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि सायुन प्रेसिडेंट के साथ में होता है। तभी उसे नर्सिंग होम से कॉल आता है। वो लोगों ने हिजू के फादर के बारे में बताते हैं और वो बोलते हैं कि आपका नंबर इमरजेंसी कांटेक्ट में था, इसलिए हम लोगों ने आपको कांटेक्ट किया। सायुन इन सब के बारे में प्रेसिडेंट को बता रहा होता है, तो जिस पर प्रेसिडेंट उन्हें अपनी कार ले जाने के लिए बोलते हैं। सायुन प्रेसिडेंट की कार लेकर जा रहा होता है। इधर हम हिजू को देखते हैं जो कि कार कर अपनी कंडीशन के बारे में सोचकर रोने लगती है। तभी सायुन की एंट्री होती है, जिसे देखकर हिजू टोटली शॉक हो जाती है। सायुन पुलिस वालों से बोलता है कि वो रिपोर्ट लिखाने के लिए खुद स्टेशन आ जाएंगे और वो हिजू को उठाते हुए बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। वो हिजू को ले जाकर कार में बैठा देता है और फिर वो यहाँ पुलिस वालों के पास आकर बोलता है कि वो इस बात को प्राइवेट रखे कि हिजू उनकी वाइफ है। पुलिस वाले उनसे पिक्चर क्लिक करवाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो जिस पर सायुन बोलता है कि जब वो स्टेशन आएगा तो वो खुद पिक्चर्स क्लिक करवा लेगा और ऐसा कहकर सायुन चला जाता है। सायुन कार में आकर बैठता है और वो हिजू से बोलता है कि वो उसके फादर को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करवा देगा और वो अब से उसके फादर का ख्याल रखेगा, इसलिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर हम हिजू को देखते हैं जो कि अपने फादर के बारे में सोचकर रोई जा रही होती है। सायुन तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि हिजू आवाज़ कर सकती है और फिर वो उसे हैंकी देता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी अगली लग रही हो रोते हुए। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा, तुम जितना चाहे उतना रो सकती हो। और फिर वो रेडियो का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। इधर हम देखते हैं कि यूरी एक रेस्टोरेंट में आई हुई होती है जहाँ पर संगू भी लंच कर रहा होता है, इसलिए वो संगू से बात करने के लिए बैठ जाती है और वो उसे टीज़ करते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ मेरे लिए आए हो। और ऐसा बोलकर वो संगू को मारते हुए बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें हिजू पर क्रश है। जो सुनकर संगू टोटली शॉक हो जाता है और वो बोलती है कि मैंने ये चीज़ रेस्टोरेंट पे नोटिस की थी। संगू से बोलता है कि तुम्हारा क्या, तुम्हें भी तो सायुन पर क्रश है। तो जिस पर यूरी बोलती है कि मैं उससे पहले पसंद नहीं करती थी, इनफैक्ट मैं उससे बहुत ज़्यादा डरती थी। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरी एंकरिंग के लिए इंटरव्यू दे रही होती है, लेकिन वो बार बार गलती कर रही होती है, इसलिए सायुन उसे पॉइंट करता है। यूरी अपसेट होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो रोते रोते जा रही होती है, ये सोचकर कि ये जॉब तो उसके हाथ से गई। तभी वहाँ पर सायुन आता है और वो उसे समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेकिन कल से तुम जॉब पर आ सकती हो। जो सुनकर यूरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और तब से ही वो सायुन को लाइक करने लगती है और वो उसकी फ़ैन बन जाती है। यूरी प्रेजेंट में बताती है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन फिर उसने जॉब क्विट कर दिया और वो एज अ स्पोक्स पर्सन काम करने लगा और उसने तो शादी भी कर ली। ये बताकर यूरी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, जिस पर संगू से पूछता है कि उसने किससे शादी की। यूरी बताती है कि सायुन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसने चंगुन डेली न्यूज़ की बड़ी बेटी होंग इना से शादी कर ली है, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। सायुन हिजू को यहाँ पर एक होटल में ले आता है जहाँ पर सायुन की फैमिली के साथ उनकी एक मीटिंग थी। सायुन हिजू को अपना फेस क्लीन करने के लिए बोलता है, जिस पर हिजू जाके वॉशरूम में अपना फेस क्लीन करती है और जैसे ही वो बाहर आती है सायुन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सायुन से बोलता है कि जैसा कि तुम जानती हो, पहले उस किडनैपर ने तुम्हें किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया और अब तुम्हारे फादर को नर्सिंग होम से भी उसने किडनैप कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को इस बारे में बता सकता हूँ, और अगर ऐसा ही होते रहा तो मेरे पास कोई अदर चॉइस नहीं है। और फिर वो हिजू से बोलता है कि तुम इस केस की विक्टिम हो, अगर मैंने पुलिस को इस बारे में बता दिया तो वो तुमसे पूछताछ करेगी। अगर तुम नहीं चाहती हो कि ऐसा हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। जिस पर हिजू कुछ भी नहीं बोलती है। सायुन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों इतने भी ज़्यादा क्लोज नहीं हैं कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करें। फिर सायुन हिजू के लिए खाना लाता है और वो उसे बोलता है कि वो उसे खाकर रेस्ट करे। सायुन मीटिंग के लिए जाने लगता है जहाँ पर हिजू भी आ जाती है। सायुन उसे रोककर बोलता है कि तुम अभी भी उस शॉक से बाहर नहीं निकली हो और अगर तुम नीचे जाओगी तो और भी ज़्यादा टेंस्ड हो जाओगी। यार ऐसा बोलकर सायुन चला जाता है। हिजू खाने की तरफ देखती है और यहाँ पर हम मीटिंग रूम में सायुन के पेरेंट्स को देखते हैं। सायुन भी मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो मीटिंग रूम की तरफ आ रहा होता है तभी हम देखते हैं कि कोई सायुन की पिक्चर्स को क्लिक कर रहा होता है। सायुन यहाँ पर आता है जहाँ पर सायुन के डैड हिजू के बारे में पूछते हैं और वो उसे कॉल करने के लिए बोलते हैं। सायुन बोलता है कि हिजू की तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए वो नहीं आई और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ पर हम हिजू को देखते हैं जो कि खाने के बाद थोड़ा सो जाती है। जैसे ही वो उठती है अपना फ़ोन देखती है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से उठती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सायुन के डैड के साथ सायुन का अच्छा रिलेशन नहीं है। फिर थोड़ी ही देर बाद हिजू भी वहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर आकर सायुन के साथ में बैठ जाती है।
सायून के डैड हीजू को सुनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे फादर ने हमारे साथ धोखा किया। पहले उन्होंने बोला कि वो अपनी बड़ी बेटी से शादी करवाएंगे और फिर तुमसे शादी करवा देते हैं, ये सोचकर कि शायद तुम हमारी थोड़ी हेल्प करो, लेकिन तुम तो किसी भी काम की नहीं हो। जो सुनकर सायून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो किसी से कैमरा मांगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब सायून मीटिंग रूम की तरफ आ रहा होता है तब वो देख लेता है कि कोई उसकी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा है। सायून कैमरा को टेबल पर रखता है और वो अपने फादर से बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये आपका ही प्लान है। आप मीडिया में आर्टिकलशिप छापकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं ताकि मैं इलेक्शन कैंपेन में शामिल हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वो हीजू को लेकर जाने लगता है। तभी उसके फादर गुस्से में उसकी तरफ एक वाइन का ग्लास फेंक कर मारते हैं, जिससे हीजू बच जाती है। और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फादर की तरफ देखता है और तभी उसके फादर आके उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। सायून के डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम मेरी परछाई से बाहर निकले तो तुम बर्बाद हो जाओगे। सायून उसे बोलता है कि मैं तो कब का निकल चुका हूँ डैड, अब आप अपने बारे में सोचिए। ग्रैंडफादर के थ्रू आप पॉलिटिक्स में तो एंटर कर गए, लेकिन अब आप अपनी बदौलत यहाँ पर आगे बढ़कर दिखाइए। और ऐसा बोलकर वो हीजू का हैंड होल्ड करता है और वो वहाँ से एलिवेटर में चल जाता है। एलिवेटर में हीजू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, जिस पर सायून उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती होगी, क्योंकि तुम्हें अपनी बहन की जगह पर मुझसे शादी करनी पड़ी। तुम बोल भी नहीं सकती हो, इसलिए तुम कई बार अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाती हो। मेरे पेरेंट्स ऐसे इंसान हैं जो अपने फ़ायदे के लिए अपने बच्चे को भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनकी बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर सायून को दोजे का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उस दांत पर ब्लड लगा हुआ होता है। और जब उस ब्लड का एनालिसिस होता है तो हमें पता चलता है कि वो दांत तो किसी जानवर के होते हैं। हीजू यहाँ किडनैपर का फ़ोन देखती है और वो सभी प्रीवियस इंसिडेंट्स को याद कर रही होती है कि कैसे उसके फादर के साथ इतना सब कुछ हो गया। और फिर वो डिसाइड करती है कि अब वो इस फ़ोन को फेंक देगी। वो फ़ोन को रैप करती है और कचरे में डाल देती है और उसे लेकर बाहर फेंकने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर सायून आ जाता है और वो उसके हाथ में एक कचरा देखता है और वो उसे बोलता है कि वो उसे फेंक देगा। और फिर वो उससे कचरा लेने लगता है, लेकिन हीजू उसे नहीं छोड़ती है और इसलिए उन दोनों में खींचातानी होने लगती है। तभी हीजू को कॉल आता है, जिसकी वजह से वो कचरा लेकर रूम में चली जाती है। यहाँ पर हीजू को उसके डायरेक्टर और उसके कलीग्स कल के प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरव्यू के लिए गुड लक विश करते हैं और सायून भी उसे पीछे से गुड लक विश करता है। हीजू सायून के पास में आती है और वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तो क्या होगा। जिस पर सायून उसे बोलता है कि तुम कब तक किसी ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उनकी सारी बातें मानती रहोगी। क्या तुम दूसरों की बातें सुन कर थक नहीं गई हो? यही टाइम है तुम्हें खुद को प्रूफ करने का, इसलिए तुम्हारा जो मन करता है वो करो। और फिर सायून जाने लगता है। तभी हीजू उसे रोकती है और वो बोलती है कि ठीक है, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। और फिर हीजू वहाँ से चली जाती है। तभी सायून को भी दोजी का मैसेज आता है, जो कि उसे बोलता है कि आपने जो काम दिया था वो मैंने कर दिया। और दूसरी तरफ हमें सायून के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। दोजी बताता है कि वॉइस मॉड्यूलेटर के थ्रू हमें जल्दी किडनैपर की एज और जेंडर के बारे में पता चल जाएगा, जिस पर सायून उसे बोलता है कि मुझे उस परवट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दोजी फिर संगू के बारे में बताता है कि वो एक क्राइम रिपोर्ट शो कर रहा है और वो जनरली केसेस को सॉल्व करता है। दोजी वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरा असिस्टेंट आता है और उसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की फाइनल इंटरव्यूअर लिस्ट देता है, जिसमें हीजू का भी नाम होता है। और फिर वो सायून से पूछता है कि क्या वो इंटरव्यू के लिए उन्हें ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ हमें हीजू को दिखाया जाता है, जो कि अपने टर्न के लिए बैठी हुई होती है। तभी एक लेडी आती है और उन्हें अंदर आने के लिए बोलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हीजू की टर्न होती है और सायून का एक वीडियो प्ले होता है, जिसे देखकर हीजू उसे बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट कर देती है। सायून भी ये ऑफिस से देख रहा होता है और फिर वो फाइनली इंटरव्यूअर रूम में आने का डिसाइड करता है। सायून इंटरव्यूअर रूम में आता है और फिर वो हीजू से क्वेश्चंस करता है कि मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि काफ़ी बार मेरे बोलने से पहले तुम्हारे हैंड मूवमेंट्स हो जा रहे थे, तो क्या तुम्हें स्क्रिप्ट पहले से पता थी। जिस पर हीजू बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैंने आपकी वीडियोस को देखकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। सायून अपनी दूसरी वीडियो इंटरप्रेट करने के लिए बोलता है, जिस पर हीजू मान जाती है और फिर उसकी दूसरी वीडियो प्ले होती है और उसे भी देखकर हीजू उसे बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट कर देती है, जो देखकर सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि उसके हैंड गेस्चर्स बिल्कुल मैच हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं उसकी वीडियोस के साथ में। सायून से बोलता है कि क्या तुमने मेरी सभी वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस किया, जिस पर हीजू हाँ बोलती है। सायून बोलता है कि इसका ये मतलब कि तुमने मेरी सभी वीडियोज़ को मेमोराइज़ कर लिया है अच्छे से।
हीजू बोलती है कि उसका हमेशा से एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनने का ड्रीम होता है, इसलिए उसने उसकी वीडियोस को देखकर बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस की होती है। वो बोलती है कि उसने उसकी वीडियोस को देखकर उसके लिप गेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स को डीपली स्टडी किया है और उसने बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली प्रैक्टिस किया है, मिमिक किया है, तब जाकर वो इतना अच्छा इंटरप्रेट कर पा रही है। सायून उसे बोलता है कि मैं अभी जो लाइव बोलूँगा तुम्हें उसे इंटरप्रेट करना होगा, जो मैंने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में नहीं बोला है, जिसके लिए हीजू मान जाती है। और फिर सायून उसे एक कपल की स्टोरी बताता है जिनके बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन अगर अब वो चाहे तो क्या उनके बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। सायून इसके थ्रू अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा होता है, जिसे हीजू बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट कर देती है। फिर सायून इंटरव्यू स्टॉप करने का ऑर्डर देता है और वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सायून थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर हीजू तुम हो क्या। इधर हम हीजू को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। और इधर हम होंग हीना को देखते हैं जो कि साउथ कोरिया वापस आ चुकी थी। यहाँ पर हीजू अपने डैड से मिलने के लिए नर्सिंग होम में आती है, तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पर उसके डैड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जिस पर वो अपने डैड की तरफ देखती है तो हीजू के डैड सायून की बोली हुई बात को रिपीट करते हैं, जो कि उनसे बोलता है कि वो उनका और हीजू का हमेशा ख्याल रखेगा, जिससे हीजू समझ जाती है कि ये सब सायून ने किया है। और फिर वो अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं सायून को कभी समझ नहीं पाई, कभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करता है तो कभी बहुत ज़्यादा काइंड बिहेव करता है। सायून का असिस्टेंट उसे बताता है कि हमने हीजू को सिलेक्ट कर लिया और फिर वो चाहते हुए बोलता है कि मुझे तो हीजू काफ़ी पसंद है, जिस पर सायून वहाँ पे कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो भी हीजू के सिलेक्शन से खुश होता है और फिर वो उसकी पिक्चर की तरफ देखता है कि मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सायून की फैमिली और हीजू की फैमिली लंच के लिए आती है। तभी हम सायून को देखते हैं जिसे कि फ़िश खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं था, इसलिए वो टेरेस पे आ जाता है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में उसकी मदर वहाँ पर आती है और उसे ये फ़िश खाने के लिए बोलती हैं, ये कहकर कि मेरे बेटे को फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे ना चाहते हुए भी सायून को वो फ़िश खानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही उसकी मॉम वहाँ से जाती है वो टिश्यू पेपर में करके उस फ़िश को फेंक देता है। सायून जब टेरेस से नीचे देखता है तो वो देखता है कि हीजू की मॉम उसको बहुत ज़्यादा डांट रही होती है। हीजू को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे थोड़ा सा खाना खाने के लिए बोलती है और वो उसे बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर की तरह बनने की कोशिश करो, जिससे वो प्लेट लेकर वहाँ पर जाने लगती है। तभी पीछे से सायून आता है और वो हीजू को लेकर साइड में चला जाता है। सायून हीजू को अपनी प्लेट खाने के लिए दे देता है, जिसे हीजू बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है। सायून उसे आराम से खाने के लिए बोलता है और फिर वो हीजू का उससे नाम पूछता है, जिस पर हीजू हाथ में लिखकर उसे होंग हीजू बताती है। यही सब बातें वो हीजू के फ़ोटो को देखकर प्रेजेंट में सोच रहा होता है और फिर वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई। हीजू का उसे मैसेज आता है जो कि उसे अपने फादर को एक अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट कराने के लिए थैंक्स बोलती है। यहाँ पर हीजू को एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये पता चलता है कि होंग हीना साउथ कोरिया वापस आ गई है। हीजू अपने वेडिंग वाले दिन को याद करती है जहाँ पर उसकी मदर उसको हीना की जगह लेने के लिए बोलती है, जिस पर हीजू जल्दी से हीना की रूम में देखने जाती है, लेकिन हीना वहाँ पर नहीं होती है और उसकी वेडिंग ड्रेस वहीं पर होती है। वो अपने वेडिंग रिंग को देखकर याद करती है कि जब सायून ने उसे ये रिंग पहनाई थी, तब वो उससे बोलता है कि जब इस रिंग की ऑनर वापस आ जाएगी तो तुम्हें उसे वापस देना होगा। ये सब सोचने के बाद हीजू किडनैपर के फ़ोन को कचरे से बाहर निकालती है। यहाँ पर यूरी को सायून का कॉल आता है। सायून उसे पूछता है कि क्या तुम संगू के साथ में कोई प्रोग्राम कर रही हो, जिस पर यूरी हाँ बोलती है। फिर वो उससे संगू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बोलता है, जिससे यूरी एक्साइटमेंट में यह बता देती है कि संगू तो एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। जो सुनकर सायून याद करते हुए बोलता है कि क्या उस ऑर्फनेज का नाम नूरी ड्रीम सेंटर है, जिस पर यूरी हाँ बोलती है और फिर वो यूरी का कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद हीजू से किडनैपर बनकर कॉल करती है और वो बोलती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि हीजू को डाइवोर्स देने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा। इसका जवाब है कि होंग हीना, क्योंकि उसे भी तो अपनी जगह वापस चाहिए। तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा से ईना से शादी करना चाहते थे, तो इससे पहले कि ईना वापस आए तुम हीजू को छोड़ दो। जिस पर सायून बोलता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। ईना की इस शादी से भागने से पहले जो लास्ट पर्सन थी जिससे वो मिली थी वो मैं था और हमारे बीच में एक डील हुई थी। जिस पर हीजू पूछती है कि कैसी डील, जिस पर सायून उसे बताता है कि उस डील के अब अकॉर्डिंग वो कभी भी पाक सायून की वाइफ नहीं बन सकती है। जो सुनने के बाद हीजू शॉक हो जाती है और फिर सायून उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी ब्लैकमेल करने की रीज़न को ही ख़त्म कर दिया। फिर हीजू कॉल कट कर देती है और वो उसे सायून का आने का आवाज़ आता है, इसलिए वो फ़ोन को छुपा देती है। तभी वहाँ पर सायून आता है और वो उससे माफ़ी मांगता है उसे अंडर एस्टिमेट करने के लिए, और वो उससे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू
इंटरव्यू दिया। और फिर वो उससे बोलता है कि कल चंगुल डेली न्यूज़ की 70th एनिवर्सरी है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा। और ऐसा बोलकर सायुन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हिजू सोचती है कि क्या सायुन को ये बात नहीं पता है कि इना साउथ कोरिया वापस आ चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चंगुन डेली न्यूज़ की 70th एनिवर्सरी होती है, जिसके लिए वो लोग केक कट कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद हिजू भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम उससे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर सायुन भी आ जाता है। हिजू की मॉम उसे एक कमरे में ले जाती है, जहाँ पर वो उसके फादर के नर्सिंग होम से ट्रांसफ़र के बारे में पूछती है, जिस पर हिजू उसे बताती है कि ये उनके सन इन लॉ ने किया है। जिस पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्साती है और वो उसे मारते हुए बोलती है कि क्या तुम इतना भी ख्याल नहीं रख सकती है। जिस पर हिजू बोलती है कि क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगी कि उन्हें क्यों ट्रांसफ़र किया गया। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा हुआ, मुझे अब हॉस्पिटल में पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे ही वो जाने लगती है वैसे ही वो हिजू का शॉल रिमूव कर देती है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ वॉशरूम के बाहर हिजू के बारे में भला बुरा बोल रही होती है। फिर हिजू उस वॉशरूम से निकलती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर जैसे ही वो इवेंट में आती है तो वो देखती है कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता और सभी लोग बात कर रहे होते हैं। फिर वो सायुन की तरफ देखती है, जो कि कुछ लड़कियों से बात कर रहा होता है, जिससे हिजू बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो ड्रिंक लेकर टेरेस पर चली जाती है। और वो अपने लाइफ के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। और फिर वो डिसाइड करती है किडनैपर के फ़ोन से सायुन को कॉल करने के लिए। और फिर वो उससे कॉल करके रूफटॉप पर चढ़ जाती है और वो बोलती है कि ये तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। तभी सायुन उसका कॉल पिकअप कर लेता है। हिजू किडनैपर बनकर बोलती है कि इना की जगह पर हिजू से शादी कर कर तुम्हें कैसा लग रहा होगा। ज़रूर तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि हिजू तो एक बेचारी लड़की है जिसके अंदर कोई भी सोशल स्किल्स नहीं है और ना ही वो सक्सेसफुल है। वो तो बस एक सप्लीमेंट्री पेजेस की तरह इना के साथ तुम्हें फ्री में मिल गई है। और ये बात हिजू भी जानती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। उसे रिच फैमिली से तो बहुत ज़्यादा हेट है, लेकिन फिर भी वो इस लग्जरी से इतना ज़्यादा कंफर्ट में आ चुकी है कि वो पैसों के पीछे भाग चुकी है। और ये सब बता के हिजू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। सायुन बोलता है कि हिजू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करती है, उसके अंदर सोशल स्किल्स नहीं है। ये बात भी गलत है। इन जनरल लोग उससे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं और वो पैसों के पीछे कभी नहीं है। बस वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे भी लोगों से बात करना पसंद नहीं था और मैं हर तरफ बुरे और लालची लोगों से घिरा हुआ था। तब एक हिजू ही थी जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत थी। और क्या बोला तुमने कि वो एक सप्लीमेंट्री पेजेस की तरह है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक ब्रांड है जो कि खुद अपने दम पर आगे बढ़कर दिखाएगी। अगर तुम मेरी वाइफ के बारे में नहीं जानते हो तो ये सब बकवास मत करो। और फिर वो हिजू को ढूंढने लगता है। यहाँ पर हिजू रोकर बोलती है कि फिर तुम ऐसा क्यों ट्रीट करते हो जैसे कि वो एक इनविजिबल है, और तुमने उसे ऐसा क्यों बोला कि वो दोनों कपल्स नहीं है। सायुन यहाँ पर हिजू को ढूंढते हुए टेरेस पर आ जाता है, जहाँ पर वो हिजू को देखता है जो कि टेरेस की रूफटॉप पर खड़ी हुई होती है। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। हमें यहाँ पर एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायुन पुलिस स्टेशन में पहले तो उनके साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाता है और फिर वो रिपोर्ट लिख आने वाला होता है। तभी वो लोग उनसे हिजू के बारे में पूछते हुए उनसे बताते हैं कि उस दिन उन्हें पैनिक अटैक आया था और वो तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं। जिस पर सायुन बहुत ही शॉकिंगली पूछता है कि क्या उसने उस दिन चिल्लाया था। जिस पर वो लोग उन्हें कार का डैश कैम फुटेज दिखा देते हैं, जिस पर सायुन उस कार की डैश कैम फुटेज को देखकर टोटली शॉक हो जाता है, जिसमें हिजू कार से बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, जो देखकर सायुन तो टोटली शॉक हो जाता है कि हिजू बोल सकती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड यहीं पर हो जाता है।